बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग जीएस टेस्ट के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर सीरीज को कवर करने जा रहे हैं। याद रखिए ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीएस की प्रैक्टिस जितनी बेहतर होगी, याद रखिए आप एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज को। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। आपको बताना है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है। दोस्तों वैसे तो आप सभी को पता है कि बैरोमीटर का इस्तेमाल वायु दाब को मापने में किया जाता है, क्यों है कि नहीं। बैरोमीटर का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, इससे मापा जाता है वायु दाब को। लेकिन आज क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एनीरॉयड बैरोमीटर का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। ऑप्शन है ताप परिसर मापने के लिए, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए, या आपेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला। याद रखिए ऊंचाई का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है, एनीरॉयड बैरोमीटर के माध्यम से, ठीक है। वैसे तो बैरोमीटर जो होता है वायु दाब को मापता है, लेकिन इसके माध्यम से एनीरॉयड बैरोमीटर के माध्यम से ऊंचाई का निर्धारण भी किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा गाजा पट्टी एक समुद्र तटीय राजनीतिक इकाई है, एक मतलब जगह है जिसका नाम है गाजा पट्टी। आपको बताना है ये गाजा पट्टी है कहां पर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों भूमध्य सागर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कैस्पियन सागर, तीसरा दे रहा है काला सागर के किनारे, और चौथा दे रहा है मृत सागर के किनारे। आपको बताना है गाजा पट्टी एक समुद्र तटीय क्षेत्र है और एक किसके किनारे स्थित है। दोस्तों बताना चाहूंगा अभी कुछ दिन पहले गाजा पट्टी को लेकर के छोटा सा विवाद भी चल रहा था। बाद में उस देश का सहयोग एक बड़ा देश करता है जिसका नाम है अमेरिका, ठीक है। याद रखिए गाजा पट्टी जो है ये मृत सागर के किनारे स्थित है और किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो इजराइल के अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। इजराइल जो है दोस्तों उसके अधिकार क्षेत्र में है गाजा पट्टी, ओके। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मृत सागर के किनारे है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा देश 3 बृहत जलवायु प्रदेशों में फैला हुआ है, ठीक है। 3 बृहत, अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए मैं आपसे महाद्वीप नहीं पूछ रहा हूँ कि अफ्रीका महाद्वीप में जो है तीनों रेखाएं गुजरी और आप वहां बता दो कि तीनों बृहत जलवायु प्रदेश भी पाए जाते, नहीं। मैं आपसे देश का नाम पूछ रहा हूँ, देश का, ठीक है। आप इत्मीनान से पढ़िए। कह रहा निम्न में कौन सा देश 3 बृहत जलवायु प्रदेशों में फैला है। चिली देश है, या मिस्र है अफ्रीका का, या कनाडा है उत्तरी अमेरिका का, या इंडोनेशिया द्वीप समूह है। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा देश है जो 3 बृहत जलवायु प्रदेशों में फैला हुआ है। तो याद रखिए चिली का नाम आता है। चिली कहाँ पड़ता है दोस्तों, चिली पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। चिली 3 हिस्से में बटा हुआ है। देखिए चिली के पास ही गुजरती है दुनिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इसका नाम क्या है, एंडीज पर्वतमाला। कौन सी, एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और चिली जो है 3 हिस्से में बटा हुआ है, एक है उत्तरी चिली, एक है मध्य चिली और एक है दक्षिणी चिली। तो जो उत्तरी चिली है दोस्तों यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु पाया जाता है, जबकि जो मध्य चिली है वो भूमध्य सागरीय जलवायु वहां पर पाया जाता है, और जो दक्षिणी चिली है वहां पर पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु पाया जाता है। तो 3 तरह की जलवायु देखने को मिलती है चिली में, इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा सेल श्रेणी कुडप्पा सेल समूह से संबंधित है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन दे दिया। करेक्ट, कौन सी सेल श्रेणी ऐसी है जो कुडप्पा सेल श्रेणी से संबंधित है, उससे बिलोंग करती है, ठीक है। कह रहा है कि चंपानेर है, या पापागानी, सेमरी, या सौसर, ठीक है। अच्छा कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था सर चारों ऑप्शन पे टिक मत किया करिए, आदत पड़ गई, आदत सुधार रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है। तो कुडप्पा सेल समूह से कौन सा संबंधित है आपको ये बताना है। तो याद रखेगा दोस्तों जो कुडप्पा सेल समूह है उसका विस्तार कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए ना। देखिए अगर आप दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे तो आपने सुना होगा कृष्णा श्रेणी का, ठीक है। वहां पर भी कुडप्पा श्रेणी सेल श्रेणी का भी जो विस्तार है। नल्ला मलाई का नाम सुना होगा, नल्ला मलाई अभी हाल ही के में पूछा गया था, नल्ला मलाई श्रेणी। पापागानी भी दोस्तों यहीं पर है, याद रखिए। ये सब ऐसी श्रेणियां हैं जो कुडप्पा सेल समूहों से संबंधित है। कौन कौन सी, कृष्णा हो गया, नल्ला मलाई हो गया, पापागानी हो गया, चेयार श्रेणी हो गया, चेयार श्रेणी, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपका ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, बी नंबर से। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो पापागानी है यहाँ पर कुडप्पा सेल श्रेणी विकसित है, ठीक है। अम्ल जो होता है, अम्ल आग्नेय सेल में प्रतिशत अधिक होता है। कितना प्रतिशत अधिकता होती है, तो ये अम्लीय आग्नेय की बात कर रहा है, ठीक है। और अम्लीय आग्नेय सेल जो होता है उसमें अधिक मात्रा किसकी होती है, लौह अधिक मात्रा में पाया जाता है, सिलिका होता है, क्वार्ट्ज होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए दोस्तों यदि
आग्नेय सेल अम्लीय आग्नेय सेल है, ठीक है, होता है अम्लीय है, तो याद रखिएगा यहाँ पर सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी। वो भी कितनी होती है, तो लगभग 65 से 85% के आसपास सिलिका की मात्रा होती है। और जो सामान्य चट्टाने होती है, मतलब जो बेसिक आग्नेय सेल होता है, वहां पर जो सिलिका होती है उसकी मात्रा अधिकतम 60% तक होती है, 45 से 60 होती है। जबकि अगर अम्ल आग्नेय सेल है तो याद रखें वहां पर सिलिका की मात्रा कितनी हो जाती है, 85 तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। करा निम्न को सही सुमेलित कीजिए। चलिए करते हैं सुमेलित जल्दी से। एक तरफ दे रहा है चारनोजेम, लिटोसोल, पॉट जाल और टेरा रोसा। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, तो याद रखिए मिट्टी के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, ठीक है, चारनोजेम मिट्टी बहुत फेमस है यार, ठीक है, तो याद रखिएगा मिट्टी के प्रकार हैं। और दूसरा आपको बताना है कि यह किसके उपयोग में इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं चारनोजेम बहुत फेमस है, तो चारनोजेम मिट्टी जो होता है दोस्तों, ये अनाज की खेती के लिए बहुत बेहतरीन मिट्टी है। हम लोगों का जो है वो कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ वाली चारनोजेम, ठीक है। दूसरी है दोस्तों लिटोसोल। लिटोसोल याद रखे दोस्तों आपके पूर्वी भारत में पड़ जाएगा, पूर्वोत्तर भारत में जहां पर झूम कृषि होती है वहां की मिट्टी कैसी होती है, लिटोसोल, याद रहेगा लिटोसोल मिट्टी होती है, ठीक है। तीसरा दे रहा है पॉट जाल। पॉट जाल में याद रखिए ये पहाड़ी क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, खास करके आप बोल सकते हो शंक्वाकार वृक्ष यहाँ पर होते हैं, पॉट जाल। और टेरा रोसा जो दोस्तों ये काफी बगान के लिए प्रसिद्ध मिट्टी होती है। आपके लिए बिल्कुल नया प्रश्न था, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए आपको पहले से ही अपने आप को एडवांस बना के लेके चलना है, ठीक है। आप जितना बेहतर करेंगे क्वेश्चन आंसर सीरीज की प्रैक्टिस, आप उतना अच्छा एग्जाम में भी कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें एंडीज पर्वत उदाहरण, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था एंडीज पर्वतमाला कहां से गुजरता है, चिली देश, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एंडीज पर्वत जो है ये किसका उदाहरण है। तो आप हिमालय हो, एंडीज हो, रॉकी हो, ये सभी पर्वत जो है दोस्तों किसके उदाहरण है। तो याद रखिए ऐसे तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा फिलहाल के लिए तो वलित पर्वत, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि अवशिष्ट पर्वत भी इसको कहा जाता है। फिलहाल के लिए जो सही उत्तर है आप क्या मानेंगे यहाँ पर, अगर वलित पर्वत का ऑप्शन दिया है तो आप यही करिए। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है। यह नवीन पर्वत है और इसका निर्माण कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखिए टर्शियरी काल में इसका निर्माण हुआ था, टर्शियरी काल में, ठीक है। अब हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर दिया है दोस्तों, याद रखिए जो लोग नए हैं आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आज आपका लेक्चर नंबर 2 आने वाला है, ठीक है। तो कल लेक्चर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट किए थे, आज लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और अगर शुरू से आप ज्वाइन कर लेंगे तो जल्दी आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा विश्व में कोको का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश कौन है। देखिए यहाँ पर गलती क्या होती है ना, जैसे कोको पढ़ते हैं लोग ब्राजील टिक कर देते हैं, बस हो जाता है गलत। याद रखिए कोको का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक प्रदेश कौन सा है, गिनी है, गिनी का तट माना जाता है, ठीक है। गिनी देश में दोस्तों, गिनी तटीय देश है, एक आइवरी कोस्ट का नाम सुना होगा, घाना का नाम सुना होगा, ठीक है। ये गिनी तटीय देश है, गिनी तटीय देश की बात कर रहा हूं। कौन कौन से दो देश हैं, एक तो है आइवरी कोस्ट, ठीक है, और दूसरा है घाना, ठीक है। ये ऐसे हैं जहां पर कोको का उत्पादन होता है, ठीक है, कोको का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गिनी, ठीक है, गलती मत करेगा ब्राजील करके, वो कहवा अलग है। आगे देखिए, करा भारत में कोयला उत्पन्न करने वाली भौमिकीय समूह का नाम क्या है, बताइए कौन सी शैल तंत्र ऐसी है भारत में जो कोयला उत्पन्न करती। करा धारवाड़ है, विंध्य है, कुडप्पा है या गोंडवाना है। मैंने आपको पढ़ाया था कि कोयला की जो खदान है वो ज्यादातर किस शैल में पाई जाती, गोंडवाना शैल में पाई जाती है। और एक चीज और याद रखेगा, गोंडवाना शैल जो है थी इसका निर्माण किस काल में हुआ था, तो कार्बोनिफेरस, किसमें, कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना शैल तंत्र का निर्माण हुआ था और ये प्रसिद्ध है किसके लिए, कोयला खानों के लिए। याद रखिए भारत के लगभग 96% तक के कोयला जो है इसी शैल तंत्र में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। कह रहा निम्न में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार, उत्तर पूर्वी राज्य, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्य, अरे पूर्वोत्तर राज्य की बात कर रहा है, ठीक है, वहां पे तो पाया ही जाता है। इसके अलावा कहां पाया जाता है, पश्चिमी घाट में, ठीक है। यहाँ पर पूर्वी घाट के पूर्वी ढाल दे रहे हैं, गलत हो जाएगा, और सह्याद्री के पूर्वी ढाल, तो सह्याद्री का पूर्वी ढाल नहीं पश्चिमी ढाल का था तो ज्यादा हो जाता पश्चिमी घाट, ठीक है, याद रखिए। तो फिलहाल के लिए जो हमारा सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में या जो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है
वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है, मासिन राम, चेरा पूंजी सब कुछ तो वहीं पे है। ठीक है, करा सही सुमेलित कर दीजिए। आज देखिए ज्योग्राफी से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन मैं लेके चला हूँ। ठीक है, और आपको बताना है सही सुमेलित करना है। पहले तो आप जल्दी सुमेलित कर दीजिए, कौन सा ऐसा पर्वत है जो वलित पर्वत है, अगर आपको ये आंसर आ रहा हो तो। ठीक है, वलित, अवशिष्ट और ज्वालामुखी, तीन तो आप तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बता दीजिए दोस्तों। अच्छा लगे यार, भ्रंशोत भी बता दीजिए क्या करना है। चलिए, अच्छा भ्रंशोत नहीं आता कोई बात नहीं। वलित पर्वत का उदाहरण देखिए क्या है, हिमालय। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि रॉकी हो गया, ये सब क्या हो गया, एंडीज हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, हिमालय हो गया, ये सब वलित पर्वत के उदाहरण है। तो एक तो ये हो गया। तीसरा दे रहा है दोस्तों अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो अवशिष्ट पर्वत में वैसे भारत में नीलगिरी की पहाड़ियां भी आती हैं, और इसके अलावा सबसे अच्छा उदाहरण जो अवशिष्ट पर्वत का है वो है आपका अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी, अरावली पर्वत श्रेणी, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ज्वालामुखी में कौन सा करते, बताइए ज्वालामुखी में कौन सा करते हैं। अब देखिए यहीं पर गलती होती है, ज्यादातर लोग अब ज्वालामुखी को कहाँ ले जाएंगे, या तो सह्याद्री लेके जाएंगे, ठीक है, वही टिक नहीं हुआ है, और या तो राजमहल की पहाड़ियां। तो याद रखिएगा ज्वालामुखी पहाड़ियां हैं राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर भ्रंशोत कौन सा हो जाएगा, भ्रंश के कारण उत्पन्न हुआ है, तो याद रखिए सह्याद्री पर्वत श्रेणी, ये आपका सही हो जाएगा। हालांकि अब ज्वालामुखी जैसी कोई बात नहीं रह गई है, लेकिन यहाँ ज्वालामुखी पर्वत का विस्तार है। ठीक है, काली मिट्टी वगैरह यहीं पर ही आती है। कारण निम्नलिखित नदियों में से कौन एक गार्ज से गुजरती है। यहाँ भी बहुत ज्यादा गलती होने वाली, ज्यादातर लोग ताप्ती टिक करेंगे, यही टिक करोगे ना, क्यों कर लीजिए, और यही सही भी है, क्यों सही है ना। नर्मदा और ताप्ती गार्ज से गुजरती है, ना 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 ना, बस यही गलती मत करिएगा दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती जो है ये पश्चिम की तरफ जरूर बहती हैं, ठीक है, अरब सागर में जरूर गिरती हैं, लेकिन ये गार्ज से इसके ताप्ती के लिए हम गार्ज से नहीं कहेंगे। ठीक है, वो ज्वार नद मुख बनाती हैं, वो अलग है। ठीक है, वो वी आकार की घाटी से बहती हैं, वो भी अलग बात है। यहाँ मैं गार्ज से गुजरने की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जब पूर्वी घाट की तरफ पहुंचती है, पूर्वी घाट की तरफ, ठीक है, गोदावरी नदी को पूर्वी घाट की तरफ जाती है ना, तो याद रखिए जब पूर्वी घाट की तरफ जाते हुए आंध्र प्रदेश की घाटी से होकर गुजरनी शुरू होती है, तो एक जगह है पोलावरम। याद रखिएगा पोलावरम के निकट ही यह नदी जो है यह छोटी छोटी कंदराओं से होकर प्रभावित होने लगती है, और वहीं पर एक गार्ज से गुजरती है। तो गोदावरी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा पारिस्थितिकी की संकल्पना को विस्तारित किया था किसने, भाई इस शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो याद रखेगा पाचकी तंत्र का शब्द जो था, ठीक है, किसने इस्तेमाल किया था, इसको टांसले ने इस्तेमाल किया था। कब, जब भारत शासन अधिनियम आया था 1935 तब। ठीक है, तो याद रखिएगा टांसले मोस्ट इंपोर्टेंट है, पक्का एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। कह मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, बताइए। मेगास्थनीज ने किसकी रचना किया भारत में आकर के, ठीक है, इंडिका की रचना किया है। सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ आ गया था, और फिर वहीं आकर के बस भी जाता है। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया, और उसी पुस्तक में इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित बताया। कितने हिस्सों में बांटा है, 7 वर्गों में। पता है कौन कौन से वर्ग थे, एक वर्ग था दार्शनिक वर्ग, याद रखिए एक वर्ग कौन था, दार्शनिक। दार्शनिक के बाद दूसरा वर्ग कौन था, दूसरा आ जाइए। अच्छा एक एक स्टेप लेके चलिए, ठीक है, राजा वाला स्टेप छोड़ दीजिए, राजा, अच्छा राजा को भी ले लेंगे तो भी कोई बात नहीं। एक आप ले सकते हो शिकारी वर्ग, ठीक है, शिकारी के बाद एक पशुपालक वर्ग भी हो सकता है, ठीक है, पशुपालक वर्ग भी हो सकता है, और जब पशुपालक है तो एक किसान वर्ग भी हो सकता है। देखिए सिंपल है बहुत, एक दार्शनिक बहुत समझदार, एक शिकारी, एक पशुपालक, एक किसान, ये सब वर्ग है। आप एक यहाँ पर राजा के जगह पर योद्धा भी तो ले सकते हो कि योद्धा वर्ग, ठीक है। एक जो है आपका क्या हो जाएगा, व्यापारी, व्यापार वगैरह होगा तो व्यापारी कितना हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 ही हुआ। एक कौन सा और बच गया, 6 था ना। अच्छा नहीं, ये देखिए यहाँ पर आई थिंक पशुपालक और किसान, ये सॉरी पशुपालक और शिकारी एक में रखा है। व्यापारी के बाद दोस्तों शिल्पकार का भी यहाँ पर व्याख्या हुआ है, ठीक है, जो रथ वगैरह बनाते थे, शिल्पकार, और एक मंत्री वर्ग रखा जाता है। इस तरह से कुल 7 वर्ग थे, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या है इतना भी नहीं याद रहता है। कह रहा चोल शासक जिसका राज्याभिषेक युद्ध भूमि में हुआ था, मतलब एक ऐसा चोल शासक जिसका राज्याभिषेक ही कहाँ पर हुआ था, युद्ध के भूमि में हुआ था, और वो कौन सा शासक था आपको बताना है। तो याद रखिए दोस्तों उनका नाम था राजेंद्र दूती। क्या नाम था, राजेंद्र दूती। कोप्पम का एक युद्ध हुआ था दोस्तों, मैं आपको पढ़ाया हूं चोल में, ठीक है, कोप्पम का युद्ध, याद रखिए युद्ध कब हुआ था, 1052-53 में, ठीक है। ये वही समय है जो गजनवी और गौरी के बीच का समय है, ठीक है, बीच का है, ठीक है, क्योंकि 1027 में गजनवी भाग गया और जो गौरी था वो 1191 में आया, तो बीच का समय मान सकते हो आप, ठीक है। तो 1152-53 में कोप्पन का युद्ध हुआ था, और इसमें चोल शासक राजा ने चालुक्य शासक था जिसका नाम था सोमेश्वर, ठीक है,
सोमेश्वर को हरा करके मतलब मार ही दिया, खत्म ही हो गए हो, ठीक है, उनकी हत्या कर दिया, ठीक है। उसके बाद छोटा भाई राजेंद्र द्वितीय ने स्वयं को नेतृत्व में संभाला, ठीक है। नहीं देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, राजेंद्र सॉरी, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, इसमें चोल शासक राजाधिराज जो था वो सोमेश्वर द्वारा पराजित हुआ था, सोमेश्वर ने उसको मारा और वहीं अचानक से फिर क्या होता, अब सेना में त्राई त्राई मच जाएगी, राजा मर गया तो उसी लिए राजेंद्र द्वितीय को तुरंत जो है अगला शासक नियुक्त कर दिया गया और उसके बाद फिर लड़ाई जारी भी हो गई वहीं से, ठीक है। हालांकि जो चालुक्य सेना थी वो बाद में क्या हो गई, परास्त हो गई, ठीक है। ये सोमेश्वर जो राजा को मारने के बाद भी हार गया था, ये पूरी कहानी थी, थोड़ा सा स्किप कर रहा था कहानी, तो इसको याद रखेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कह रहा जौनपुर में सरकी वंश का संस्थापक कौन था। वैसे तो जौनपुर की स्थापना किसने किया है, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। फिरोज शाह तुगलक के भाई का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां या जौना खां, उसकी स्मृति में जौनपुर का निर्माण कराया है। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता था, ये सब पुरानी बातें हैं। फिलहाल मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों कि जौनपुर में जो सरकी वंश था उसकी स्थापना किसने कराया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा जहां, ठीक है। ख्वाजा जहां ने जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना किया था, ठीक है, सरकी वंश की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन, कारण नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था। वैसे तो नहरों का जाल बिछाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया है, लेकिन पहली बार नहरें बनवाया था किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। ये गलती आप मत करिएगा, ठीक है। याद रखिए कई लोग फिरोज शाह तुगलक करके अलग चले जाते हैं, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार नहर बनवाया था और नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है कराया गया, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। करा अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, देखिए मेवाड़ नहीं दोस्तों, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराजा कौन था, उस समय मेवाड़ का महाराजा कौन था। अब जल्दीबाजी में अगर आप रहेंगे तो महाराणा प्रताप करके चले जाएंगे, जबकि सही बात तो यह है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, न कि चित्तौड़ के, ठीक है। तो याद रखिएगा उस समय चित्तौड़ के राजा कौन थे, महाराणा उदय सिंह, ठीक है, याद रखिएगा उदय सिंह वहां के राजा थे जिस समय अकबर ने हमला किया था। और अगर इसी को उल्टा कर दीजिए, ठीक है, 1576 कर देंगे, तब हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था और वो हुआ था महाराणा प्रताप से। ये दो प्रश्न आप यहाँ पे याद रखिएगा। करा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला है भारत में व्यापार का विस्तार करना या साम्राज्य स्थापित करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना या इसकी आबादी को बढ़ाना। तो याद रखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी या डच संयुक्त कंपनी जो थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1602 में। किसका शासन था भारत में, अकबर के शासन के समय में दोस्तों इसकी स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य सिर्फ क्या था, भारत में व्यापार का विस्तार करना, ठीक है, भारत में व्यापार का विस्तार करना। और खासकर जो डच रहते थे ये भारत से क्या लेकर जाते थे, मसाला लेकर जाते थे, तो स्पेशली मसाला व्यापारी थे, याद रखिएगा। किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हुआ। कौन सी संधि के बाद द्वैध शासन आ गया दोस्तों, तो आपको पता है बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, उस युद्ध में दोस्तों संयुक्त सेना पराजित हो गई थी शाह आलम द्वितीय की, ठीक है, इसको याद रखिए। और उसके बाद जो है 1764 में जो संधि हुई थी 65 में, अगले साल जो संधि हुई थी वो इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है। दो संधियां हुई थी, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को, 4 दिन बाद मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो 12 अगस्त 1765 को यह संधि हुई थी। मुगल सम्राट उस समय थे शाह आलम द्वितीय, ठीक है, उनसे, और उस समय का जो आप कह सकते हो कि गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उनके, ठीक है, दो लोगों के बीच में हुआ था, जिसके दौरान बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों जगहों की दीवानी किसको प्राप्त हो गई थी, अंग्रेजों को प्राप्त हो गई थी। और उसके बाद द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। आगे देखिए करा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया। फिर से सुनिए क्वेश्चन को, करा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार का जो एकाधिकार था, इस एकाधिकार का अंत कैसे हुआ, किस चार्टर एक्ट के द्वारा, तो याद रखिएगा 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें एकाधिकार को रद्द कर दिया गया, लेकिन दो चीजों को रोक दिया गया, एक चीनी, दूसरा चाय। चीनी और चाय के व्यापार का जो विशेषाधिकार था यह कंपनी के पास बना रहा, लेकिन बाकी को समाप्त कर दिया गया। और चीनी चाय भी 20 साल बाद खत्म हो गया, यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसमें
वो अभी समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा शुद्धि आंदोलन को निम्नलिखित संगठनों में से किसका समर्थन प्राप्त था? दोस्तों शुद्धि आंदोलन चलाया किसने था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था। ठीक है, और इसके माध्यम से जो भी हिंदू भाई किसी दूसरे धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर लिया है वो वापस हिंदू धर्म में आ सकता है। ठीक है, और यह चलाया गया था आर्य समाज के द्वारा। ठीक है, तो आर्य समाज राइट आंसर हो जाएगा। करा चित्रकार जो पशु पक्षियों के चित्रण के लिए विशेषतया या प्रख्यात था उसका नाम बताना है। करा मंसूर था, मिस्किन था, मोहम्मद नादिर या मुराद। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर जो मंसूर था ये किसके शासनकाल में था? जहांगीर के शासनकाल में था। और एक चीज और आप याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णिम काल कहा जाता है। चित्रकारी का, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चित्रकारी का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के समय में हो। ठीक है, इसके अलावा हुमायूं के समय में भी पर्याप्त चित्रकारी होती थी, लेकिन वो जाकर के सबसे ऊंचे पर कब पहुंच पाई? जहांगीर के समय में। और स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है? तो शाहजहां के समय को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो मंसूर ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, मंसूर किसके राज दरबार में था? ये जो था जहांगीर के राज दरबार में था, और खास करके प्राकृतिक चित्रों को बनाता था। ठीक है, दुर्लभ पशुओं के चित्र, पक्षियों के चित्र, ठीक है, और अनूठे फूल, ये सब पुष्प, ये सारी चीजों का फोटो वो बनाया करता था। तो इसको याद रखिएगा, मंसूर आपका सही उत्तर हो जाएगा। करा अश्रु गैस है, आंसू गैस किसको बोलते हैं? अश्रु गैस है, बताइए आंसू गैस किसको कहा जाता है दोस्तों? तो अमोनिया को, यानी NH3 को। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा अमोनिया को ही क्या माना जाता है? अश्रु गैस माना जाता है। क्या मानते हैं? अश्रु गैस। आगे भी पढ़ लीजिए, हाइड्रोजन कार्बाइड दे रहा है, इसके अलावा आपका क्लोरीन दे रहा है, पानी को शुद्ध करने वाला हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब नहीं होगा। याद रखिए अश्रु गैस किसको कहा जाता है? अमोनिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा निम्न को सही सुमेलित कीजिए। अब लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड और ब्यूटिक एसिड। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। देखिए चलिए आइए फटाफट करते हैं। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है भाई? बताइए, दूध में ना। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है? दूध में होता है। ठीक है भाई, लैक्टोबैसिलस का नाम सुना होगा ना, जब दूध खराब होकर के क्या हो जाता है? दही बन जाता है। लैक्टोबैसिलस उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, यहीं से याद रखिए, यहाँ पे हो जाएगा। एसिटिक कहाँ होता है? एसिटिक होता है सिरका में, जबकि साइट्रिक, देखिए दो अलग अलग है, एसिटिक और साइट्रिक में बड़ा कंफ्यूजन होता है। एसिटिक सिरका में होता है, साइट्रिक नींबू में होता है। और ब्यूटरिक जो अम्ल जो होता है दोस्तों, ये दुर्गंध युक्त मक्खन जो होता है, जब सड़ जाता है, खराब हो जाता है, बदबू आने लगता है वहां से, उस समय उसमें होता है ब्यूटायरिक अम्ल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, कुल इस तरह की 3 सीरीज हम लोग चलाते हैं। एक तो चलती है करंट अफेयर की सीरीज, टॉप 10 क्वेश्चन, यानी 10 वो घटनाएं जो आपको याद होना चाहिए डेली। ठीक है, पता होना चाहिए। अगर आप पढ़ेंगे करंट अफेयर तो आपको लगेगा कि वाकई बहुत बेहतरीन और एकदम अलग तरीके से आपको करंट अफेयर पढ़ाया जाता है विद इमेज। ठीक है, दूसरा है दोस्तों साइंस टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन केवल साइंस का लेके चलते हैं, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 10-10 क्वेश्चन का सेट होता है। और तीसरी सीरीज है दोस्तों जिसमें 25 क्वेश्चन जीएस टेस्ट का लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जीएस टेस्ट अगर आप करेंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं। तो डेली आप इस तरह की टेस्ट सीरीज से जुड़िए ताकि आपको फायदा मिले। और एक चीज और याद रखिएगा, ज्योग्राफी की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका कोई चार्ज नहीं है। तो डेली यह ज्योग्राफी की क्लास आपको अब दी जाएगी। अभी तक में टाइम में हम लोगों ने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया, पूरे हिंदी को कंप्लीट कर लिया, बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की तरफ। ठीक है, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये 2 क्लासें अब आपको मिलने वाली, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आप 9 बजे की टाइमिंग है इसकी रात में, तो 9 बजे आप अलर्ट रहिएगा और ज्योग्राफी की क्लास आपको डेली मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, और जो लोग भी नए हैं वो ध्यान देंगे, यहाँ पर सभी विषयों की मुफ्त क्लासेज अवेलेबल है। तो आप आज ये प्लेलिस्ट में और वहाँ आकर के आप डिटेल में हर एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।